देंगे और फिर जैसा होगा हम लोग उसके अनुसार से सब चीज तय करेंगे। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग का बीच में चैट नहीं आएगा और इसमें हम लोग सिर्फ अभी सुनने और समझने का आगे का सेक्शन कवर करेंगे। हम लोग चल रहे थे हमारे संविधान के भाग 5 और भाग 5 में हम लोग देखे थे कि इसमें केंद्र के बारे में ही मुख्य रूप से पढ़ना है और केंद्र के बारे में 3 पार्ट हम लोग को देखना था। एक को हम लोग देखे थे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये मुख्य कार्यपालिका के रूप में हमारे पढ़ चुके थे। उसके बाद दूसरा नंबर हम लोग देखे विधायिका और विधायिका में केंद्र की विधायिका हमारे संसद है जिसके 3 अंग थे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। पिछले क्लास में आप देख चुके थे तीनों का तीनों सेक्शन आपको डिटेल संसद कंप्लीट किया जा चुका है और आज केंद्र के अंतिम पहलू को हम लोग टच करेंगे, न्यायपालिका। और न्यायपालिका सेक्शन पढ़ने के बाद आपका भाग 5 आज कंप्लीट हो जाएगा और सबसे आराम है कि जिन लोगों को भाग 5 क्लियर है उन लोगों को इतना ही आसानी से भाग 6 क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भाग 6 में सब यही चीज है, केवल केंद्र के जगह राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में आप लोग महान्यायवादी और संसद दोनों पढ़ चुके हैं। महान्यायवादी और संसद दोनों हम लोग का पिछले क्लास में हो चुका है। अब आज के क्लास में हम लोग न्यायपालिका से हम लोग चलेंगे। तो अब यहाँ पे न्यायपालिका को स्टार्ट करते हैं। न्यायपालिका में हम लोग को जो भी पढ़ना है उसको ध्यान दीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, चूंकि केंद्र की न्यायपालिका हम लोग को पढ़ना है, संसद नहीं हुआ है, महान्यायवादी नहीं हुआ है। कितने लोग अपने ऐप में देख पा रहे हैं संसद और महान्यायवादी का वीडियो? लोग ओके लिखिए। जो संसद और महान्यायवादी का वीडियो देख पा रहे हैं वो लोग ओके लिखिए। महान्यायवादी और संसद का वीडियो जो लोग देख पा रहे हैं वो लोग ओके लिखिए। महान्यायवादी बहुत छोटा है, सिर्फ एक ही है कि बस जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं होते हुए भी संसद में भाग लेगा और 10 मिनट का सिस्टम महान्यायवादी हो गया। संसद पे लंबा वीडियो होगा, लगभग 40 मिनट का होगा और देखिए मैक्सिमम बच्चे ओके लिख रहे हैं, वहां पे दोनों सिस्टम आपका आ चुका है। अब इसमें जिन लोगों का नहीं है हम देख लेते हैं, वहां पे लास्ट में आप देख लेंगे। महान्यायवादी नहीं, संसद दोनों हो चुका होगा, आप वहां पर ठीक से देखेंगे दोनों सेक्शन आपका हो गया है। चलिए, तो इसमें नहीं है तो हम देख लेंगे, वो आपका आ जाएगा। चलिए, तो अब इसमें हम लोग यहाँ पे आगे का सिस्टम वर्क करते हैं और आज सिस्टम में हम लोग चलते हैं न्यायपालिका। और न्यायपालिका में हम लोग को चूंकि केंद्र के न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है, तो देखिए न्यायपालिका भारत में अमेरिका जैसा नहीं। अमेरिका में राज्य का हेड राज्य का न्यायालय होता है और संघ का हेड वो अलग से सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की बात राज्य के हाई कोर्ट नहीं मानेंगे, दोनों अलग अलग तरह के सिस्टम में है। लेकिन भारत में हम लोग 1935 के अधिनियम के अनुसार ही एकीकृत न्यायपालिका की बात स्वीकार की। हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत का मतलब है एक न्यायपालिका का हेड है जिसके अधीन सभी है। बात समझिए, दोनों बात में अंतर है। हम लोग देखें 2 तरह की व्यवस्था है। जैसे हमारे सरकार की बात करें तो एकीकृत नहीं है, राज्य सरकार की जो इच्छा वो अलग करेंगे, केंद्र सरकार की जो इच्छा वो अलग करेंगे। कुछ मामले हैं जो केवल केंद्र के पास है, लेकिन अब मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। राज्य सरकार कहती है कि शराबबंदी होगा तो राज्य में बंदी हो जाएगा। केंद्र सरकार के लिए ये नियम लागू नहीं होगा कि हाँ राज्य में बेचा जाए, ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन न्यायपालिका में जो आप देखते हो, चाहे वो जिला न्यायालय हो, चाहे हमारा ऊपर का कोई न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, सब जितने भी हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर का चेन है और इन सब के ऊपर एक केंद्र का सबसे ऊपर का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है। यानी एक सिस्टम बना हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो सभी को मानना ही मानना होगा। इसी को कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका। अमेरिका में एकीकृत न्यायपालिका नहीं है। वहां जैसे अभी राज्य का देखे मुख्यमंत्री और केंद्र का देखे, राज्य के हेड को एक कंपलसरी नहीं है कि केंद्र की बात को सुप्रीम कोर्ट की बात मानेगा। यहाँ पे हम लोग 35 अधिनियम से एक चैनल द्वारा हम लोग लिए हैं और एक ही प्रकार के न्यायालय में एक सिस्टम में सबको हम लोग लेके चले। और हम लोग यहाँ पे जब केंद्र के न्यायपालिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग को उच्चतम न्यायालय के बारे में आज का क्लास होगा। अगर हम इसमें राज्य का पढ़ेंगे तब उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय जितने हैं उन सभी की बात चलेगी। तो उच्चतम न्यायालय जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये पूरे हमारे संविधान के भाग 5, संविधान के भाग 5 में हमारे अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक, अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इनका गठन, इनकी शक्ति, इनके अन्य कार्य सभी का वर्णन किया गया है। तो हम लोग इसमें पहले भी आपको बताए थे किस अनुच्छेद में क्या है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो केवल पीडीएफ फॉर्म में हम दे देंगे जिसको एक नजर आप पढ़ लेंगे। ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें कही गई बातें क्या है, उसी से मुख्यतः आपको क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ? जल्दी से आंसर दे दीजिए। सबसे पहले दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ? कलकत्ता में भी सर्वोच्च न्यायालय की बात हम लोग देखे थे अधिनियम में, लेकिन वो नहीं था। रियल दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के उद्घाटन की बात अगर करें तो बताइए कब हुआ
कई लोग 16-17 चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन बजाते आजादी के बाद 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में हुआ है। और उस समय जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हम लोग 1950 में की, तो उस समय हम लोग का एक चीफ जस्टिस जो उच्चतम न्यायालय के सबसे हेड होंगे और बाकी 7 अन्य न्यायाधीश, कुल 8 न्यायाधीश की बात की गई। यानी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI हेड हो गए और बाकी 7 न्यायाधीश के साथ कुल 8 न्यायाधीश के साथ 1950 में हम लोग इसका उद्घाटन किए। वर्तमान समय में आज हम लोग एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक CJI है ही, इनके साथ साथ बताएं अभी सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने और जज हैं, जल्दी से बता दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय में एक चीफ जस्टिस के साथ साथ कुल कितने जज हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर, मनोज जी बिल्कुल सही जवाब दिया है। एक चीफ जस्टिस के साथ साथ 33 अन्य न्यायाधीश है, यानी आज सुप्रीम कोर्ट में अभी कुल 34 न्यायाधीश कार्य कर रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट में तो 8 न्यायाधीश थे, वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। 33 और 1 34 कुल न्यायाधीश की संख्या है। तो ये आपको पहला नंबर स्टेप हो गया। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग जो देखे अनुच्छेद 124, यहीं से इसके गठन की पूरी बात चर्चा होती है। तो हम लोग जीरो लेवल से कई बातों पर अभी चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इनकी गठन होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनेंगे वो जज के योग्यताएं क्या क्या होगी, न्यूनतम कितने आयु के जज बन सकते हैं, सेवानिवृत्ति क्या होगा और इसके गुण क्या होंगे। तो हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, जिनको जज कहते हैं, इन न्यायाधीश के लिए मेन क्वेश्चन आपको आएगा कि इनकी योग्यता क्या होगी, किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज माना जाएगा। इनकी योग्यता के बाद इनके वेतन कितने मिलेंगे, कौन इनको वेतन देगा। फिर हम लोग देखेंगे कि इनको कौन नियुक्त करता है और कौन इनको शपथ दिलाता है। फिर हम लोग देखेंगे इनको कैसे हटाया जा सकता है। कुछ पहलू पे अभी चर्चा करेंगे और यहीं से मेन रूप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें, आपसे जो छोटे छोटे प्रश्न करेंगे आप आंसर दोगे, जिससे हमें मालूम चल जाएगा आप कितना बढ़िया आंसर दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, जल्दी से आंसर बताइए। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए। 25 साल, 30 साल, 35 साल, क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सनी जी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए किसी प्रकार की कोई न्यूनतम आयु की चर्चा नहीं की गई है कि कम से कम 25 हो, कम से कम 30 हो, कम से कम 35 हो, ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु कोई निर्धारित नहीं। इसके लिए कुछ योग्यताएं हैं, अगर उस योग्यता का आप पालन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने योग्य आप हैं। पहला नंबर, आप भारत के नागरिक हैं तभी सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। दूसरे देश के किसी नागरिक को हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना सकते। दूसरा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 10 वर्षों तक न्यूनतम, कम से कम 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट या अन्य न्यायालय में आप वकालत किए हुए हैं और 5 साल से किसी भी हाई कोर्ट में जज हैं, तब आप इसके लिए योग्यता रखते हैं। यानी दो बात सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। पहला, 10 वर्षों का वकालत किसी भी आप न्यायालय में भारत में कर रहे हैं और हाई कोर्ट में 5 साल से जज हैं, तब आपके अंदर योग्यता है कि आपको ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी राष्ट्रपति को लगना चाहिए कि ये आप कानून के ज्ञाता हैं, आप कानून अच्छी तरह से समझ रखते हैं, और तब इसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए चुना जा सकता है। शुरुआत में तो जज में जनरली जो वरीय होते थे हाई कोर्ट के, उन्हीं को चुना जाता था। लेकिन धीरे धीरे एक व्यवस्था लागू की गई 2014 में ही, उसको कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। कॉलेजियम पद्धति से आज सुप्रीम कोर्ट के जज चुने जाते हैं। कॉलेजियम पद्धति का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने वरीय लोग हैं उनका एक लिस्ट होगा, वो लिस्ट को राष्ट्रपति मतलब मुख्य समझना कि प्रधानमंत्री ये उसमें लिस्टेड करेंगे और उनमें से जिसको भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कहेंगे उनकी सलाह लेंगे, उनके सलाह से ही कॉलेजियम प्रणाली में जिनका नाम आया है इसी में से जज चुने जाए। पहले था किसी को भी चुना जाना, अब है कि सिलेक्टेड लिस्ट जो आएगा वो कॉलेजियम लिस्ट होगा। ये लिस्ट वरीयता क्रम में होगा। अब हो सकता है कोई वरीयता 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति चुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति चुनते हैं, लेकिन अन्य न्यायाधीश के लिए वे मुख्य न्यायाधीश के मंत्रणा से ही उनको चुनते हैं और उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम में जो लिस्ट है उन्हीं लिस्ट में ही उनको चुनना होता है। तो ये देखो कॉलेजियम प्रणाली मुख्य रूप से हो गया।
अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश की राय लेना बिल्कुल जरूरी है। बाकी मुख्य न्यायाधीश के लिए वो राष्ट्रपति खुद से करेंगे। तो ये हम लोग देख लिए, न्यूनतम के लिए कोई लिमिट नहीं। हम लोग देखे इतनी योग्यताएं चाहिए। भारत का निवासी 10 वर्षों तक हाई कोर्ट किसी भी कोर्ट में वकालत, 5 साल से हाई कोर्ट में न्यायाधीश, कानून का ज्ञाता तब चुने जाएंगे। लेकिन अब तुम ही समझ रहे होगे खुद की इतना करते करते उम्र क्या होगा। कोई व्यक्ति 15 साल में मैट्रिक किया, 2 साल में इंटर किया, फिर 3 साल में बीए किया, अगर उसके बाद फिर आपका 2 साल मान लो इसमें एलएलबी कर लिया, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तब वो धीरे धीरे 30 साल की अवस्था में इस तैयारी में आते हैं कि वो वकालत चल सकता है। और तब 10 साल कहीं वकालत किए तो 30-10 40 हो गया, 5 साल फिर हाईकोर्ट में जज रहे तो 45 हो गया, लगभग 45-50 साल का उम्र हो जाता है तब सुप्रीम कोर्ट में जज बहाल होते। 45-50 साल में बहाल होंगे। इसीलिए रिटायरमेंट के लिए इनका उम्र अधिक रखा गया है। अधिक से अधिक 65 वर्ष की आयु तक वे सुप्रीम कोर्ट में जज रहेंगे। जब उनकी आयु 65 वर्ष की पूरी हो जाएगी तो वो रिटायर हो जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए न्यूनतम आयु तय नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु 65 वर्ष तय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर कोई जज चाहते हैं कि हम बीच में भी इसको छोड़ दें, उनकी इच्छा है कि अब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अब हमारी आयु 62 साल है, अब हम नहीं रहेंगे, वो जज का पद छोड़ना चाहते हैं, तो बताओ सुप्रीम कोर्ट का कोई जज अपना जो त्याग पत्र है वो त्याग पत्र किसको दे सकता है? अब बताओ सुप्रीम कोर्ट का कोई जज अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? मुख्य न्यायाधीश को देगा या राष्ट्रपति को देगा? तो बिल्कुल अरुण जी का सही आंसर आ रहा है, जो भी सुप्रीम कोर्ट संबंधी बात होगी वो सीधा प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हुए भी छुट्टी हो सकता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति इनको जब चाहेंगे हटा देंगे। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का कंसेप्ट है, एकीकृत न्याय व्यवस्था का कंसेप्ट है, और इसीलिए कभी कभी दे देगा कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो ये प्रसाद पर्यंत नहीं है। और यदि कोई जज गड़बड़ करते हैं, आवश्यकता है कि इनको हटाया ही जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कैसे हटते हैं। ये हम लोग पेज पे अभी चर्चा करेंगे। तो ये तो पहला नंबर योग्यता की बात आपकी पूरी हो गई। वेतन की बात हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। तो राष्ट्रपति के संसद के द्वारा मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होते हैं इनके वेतन का निर्धारण होता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन का निर्धारण कौन करते? तो संसद करते हैं। इससे आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि संसद जब चाहेगी तब तो जज साहब उल्टा पुल्टा फैसला देंगे, मोदी जी के खिलाफ फैसला देंगे, तो मोदी जी संसद में बहुमत से हैं, उनके पेमेंट को कम कर देंगे, क्योंकि वेतन तो संसद तय करेगी। लेकिन हम लोग के यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका का कंसेप्ट है। संसद किसी भी न्यायपालिका के जज के वेतन को कम नहीं कर सकती, जिससे कि उनको लगे कि हाँ ये यहाँ पे हमें ठेस पहुंचाने के लिए कर रहा है, वो असंवैधानिक हो जाएगा। वेतन बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनका वेतन 2,80,000 रुपए प्रति माह है, और बाकी जो जज हैं इसीलिए उनका पेमेंट 2.5 लाख रुपए प्रति माह है। और कोई जज अगर रिटायर कर जाते हैं तो अंतिम जो उनका वेतन है उसका 50% उनको पेंशन के रूप में जब तक जीवित है तब तक मिलेगा। इसके अलावे ये नहीं कि 2.5 लाख और 2,80,000 हो गया, आने जाने की गाड़ी, बंगला, अन्य जो भी भत्ता, ये सब उनको मिलता है। इतने वेतन दिए जाते हैं। वेतन ज्यादा ऊपर रहना ये जरूरी है ताकि घुसखोरी भ्रष्टाचारी न बढ़े, क्योंकि वेतन किसी का कम होगा तो सोचेगा कि अब कहां से पैसा ले, इधर उधर सोचेगा। लेकिन जिसको खुद वेतन लगभग 2,80,000, फैसिलिटी लगभग मान लो कि मिला जुला के उसका भी 2 लाख के आसपास, 5 लाख महीना वेतन मिलता हो, तो उसको कोई देगा कि मालिक 2,000 घूस ले लीजिए, 5,000 घूस ले लीजिए, क्यों लेगा? और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि पेमेंट यहाँ पे खूब अच्छा है। 2,80,000 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, 2.5 लाख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ के अन्य न्यायाधीश का, और पेंशन 50% मिलता है। वेतन का निर्धारण संसद करती है, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला नंबर हम लोग जब इसमें चलते हैं तो हमने अभी देखा कि इनको नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति ही इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो। कोई भी देखो पूछा जा सकता है, तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा नंबर हम लोग देखें कि इनको नियुक्त करने के लिए कोलिजियम प्रणाली के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। शपथ भी आप समझ गए, अब हटाने का मेन मतलब समझे। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को या तो वो स्वेच्छा से राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर हट सकता है, या दूसरी महत्वपूर्ण बात हम लोग समझे, अगर लगे कि असंवैधानिक रूप से वो काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है जो होना नहीं चाहिए, तो इसके लिए एक शब्द है, अभियोग के द्वारा इसे हटाया जा सकता है, महाभियोग नहीं। महाभियोग सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है
कि वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है और इनके लिए अभियोग लगेगा संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। और संसद में भी सिफारिश कोई साधारण नहीं होते, संसद में भी लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में विशेष बहुमत का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तब होगा कि अभियोग पारित हुआ। और आपको बार बार हम समझा चुके हैं, विशेष बहुमत का मतलब है कुल सदस्य संख्या का 2/3, 2/3। मतलब केवल सत्ता पक्ष या केवल विरोधी पक्ष चाह करके भी किसी को नहीं हटा सकता। अगर जज साहब प्रधानमंत्री के पक्ष में फैसला दे दिए तो विरोधी अगर अभियोग लाता भी है तो वो 50 से नीचे है, वो कुछ नहीं कर सकता जब तक सरकार नहीं चाहती। अगर सरकार के पूरे खिलाफ फैसला दे दिए तो सरकार चाहेगी कि जज को हटा दे, तो अगर वो अभियोग लाता है तो बाकी विरोधी खेमा खुश होंगे कि अच्छा किया है सरकार को, सरिया दिया है, तो बाकी लोग उसके पक्ष में वोट देंगे। तो 2/3 तो हो ही नहीं सकता, 3 में 2 आदमी नहीं होगा। इसीलिए आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज अभियोग के द्वारा नहीं हटा है, क्योंकि ये 2/3 बहुत ज्यादा संख्या है, 3 में 2 आदमी। और आपको दिमाग में इसलिए बैठा लेना है कि इनका हटाने की जो प्रणाली है वो प्रणाली है संसद में विशेष बहुमत। मतलब 2/3 प्रस्ताव अगर दोनों में पारित होता है तो राष्ट्रपति इस पारित प्रस्ताव के आधार पर उनको हटा सकते हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज को हम लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं कहते। प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब चाहे हटा दे, सामान्य बहुमत से हटा दे तो प्रसाद पर्यंत है। विशेष बहुमत जब हो गया तो प्रसाद पर्यंत के शब्द नहीं चलेगा, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात मानते हैं और प्रधानमंत्री बहुमत में होता है और बहुमत से कोई चीज चलेगा तो आराम से हटाया जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग को मुख्य चीज समझना है, अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के कोई जज रिटायर होते हैं तो उनको भारत के किसी न्यायालय में कार्य करने का अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज काफी हाई पावर का सिस्टम है और इसीलिए उसको किसी भी अन्य न्यायालय में कार्य करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज को पावर समझ लो तो समझ सकते हो कि जहां चाहेगा चलंत न्यायालय लगा सकता है, जो बोलेगा वो अभिलेखीय फैसला होगा, कि जो कह देगा वो नीचे तक रिकॉर्ड बन जाएगा, वो कोई भी हाईकोर्ट या कोई कोर्ट उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। इसके जज को इतना पावर दिया गया है कि अगर स्टेशन पे जा रहा है और लगेगा कि स्टेशन पर गंदगी है तो वहीं पे न्यायालय लगा सकता है। अगर ये स्टेशन पे है और इसको लगेगा कि यहाँ गड़बड़ है तो वहीं पर कहेगा कि कुर्सी टेबल लगाओ, इसका कौन जिम्मेवार है उसको हाजिर करो, और वहीं से कहेगा इसको सजा इतना है तो लागू हो जाएगा। इतना पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज को। लेकिन प्रायः चूंकि ज्यादा उम्र में जज बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए उसमें ऐसा कौन करेगा जो कम उम्र वाला बना है। 20 साल वाले को सुप्रीम कोर्ट में जज बना दे और उसको पावर बता दे कि इतना है तो डेली चलंत न्यायालय लगाना शुरू कर देगा। फिर इतना ज्यादा इधर उधर करने लगेगा कि हो सकता है संसद में अभियोग भी उसके खिलाफ चलाए। इसीलिए इस पर मुख्य रूप से कहा जाता है कि गंभीर व्यक्ति ही वहां पर हेड बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या शक्तियां हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, ये अक्सर पूछे जाते हैं, यह नागरिकों के मूल अधिकार का यह गारंटर है। ये मूल अधिकार का गारंटर है। गारंटर का मतलब सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मूल अधिकार की गारंटी लेता है कि हम उसको कभी भी मूल अधिकार का नुकसान होने नहीं देंगे। दूसरा नंबर जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको हमारे संविधान का अभिभावक कहते हैं, गार्जियन कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सुप्रीम कोर्ट के अभिभावक, सॉरी संविधान के अभिभावक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। हमारे मूल अधिकार के गारंटर के तौर पर हमारे सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है, किसी भी केंद्र का कोई फैसला होगा तो वो उसकी समीक्षा कर सकता है। केंद्र और किसी एक राज्य या अन्य राज्यों के बीच विवाद है, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों में विवाद है, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है। तो सोचिए, केंद्र के खिलाफ फैसला, केंद्र राज्य के विवाद को सुलझाना, राज्य राज्य के विवाद को सुलझाना, ये सब काम हमारा सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट को अन्य कई पावर दिए गए हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह सुप्रीम कोर्ट को भारत का अभिलेखीय कोर्ट कहा जाता है। यह अभिलेख न्यायालय है। क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, किसे अभिलेख न्यायालय कहते हैं, तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, अभिलेख का मतलब इसके द्वारा दिया गया हर फैसला, कोई कार्रवाई, वो सभी न्यायालय के लिए बाध्य होगा, वो एक अभिलेख होगा, उसी के अंतर्गत करना होगा। यानी ये हर समय सर्वकालिक अभिलेखीय साक्ष्य होते हैं जो इसके फैसले होते हैं। बात पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट का जज यदि कोई फैसला किसी मामले पर दे देते हैं तो जब तक वे खुद अपना फैसला न पढ़ ले तब तक जितने भी उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं उन सभी को वही फैसला के साक्ष्य के आधार पर कार्य करना होता है। सुप्रीम कोर्ट की हर फैसला एक अभिलेख प्रमाण के रूप में प्रस्तुत होते हैं। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटा ने पिता की सेवा नहीं किया तो उसको संपत्ति में हक नहीं है, फैसला दे दिया, तो हाईकोर्ट के कोई भी वकील इस फैसला कोई उसको अनुच्छेद धारा वर्णन करने का जरूरत ही नहीं।
वो सीधा उस डेट का फैसला दिखाएगा और कहेगा इस तिथि को सुप्रीम कोर्ट के फलाने जज ने इस तरह का फैसला दिया था और इसी आधार पर हम भी ये मांग करते हैं, तो ये इसका साक्ष्य है। तो सोचो, सुप्रीम कोर्ट के जज का एक एक बात, अगर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि बेटियों को भी माता पिता के संपत्ति में अधिकार होगा, तो वो उनका अभिलेखीय फैसला हो गया। कहीं भी इस आधार पर मांग किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अब इस पावर को आप समझ गए, अभिलेख न्यायालय की बात आपका क्लियर हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट अवमानना, जो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेगा उस पर अवमानना करके उसको दंडित करने का अधिकार है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दिया और कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई भी उस अधिकारी नहीं मानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये हमारी, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दिया और कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई भी उस अधिकारी नहीं मानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये हमारी अवमानना है और उसके खिलाफ वो दंडित कर सकते हैं। ऐसे तो हाईकोर्ट और अन्य न्यायालय को भी अवमानना के खिलाफ दंडित करने का अधिकार है। हाईकोर्ट अभिलेखीय न्यायालय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला अभिलेखीय न्यायालय है। और तीसरा जो सबसे मेन पावर इनका है, उसी को मेन समझना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को सबसे इंपॉर्टेंट पावर दिया जाता है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार। ये सबसे मेन पावर है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार का मतलब, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट सब चीज शामिल कर लेता है। केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार कानून बनाती है और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि यह संविधान के मूल ढांचा के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले सकती है, अपने आप संज्ञान ले सकती है कि हमारे पास ये बात आया, ये गड़बड़ है, और खुद उसकी समीक्षा करके उसके विधानसभा में पारित प्रस्ताव, लोकसभा और राज्यसभा में पारित प्रस्ताव को ये बदल सकता है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार एक बहुत बड़ा अधिकार है। और सोचो, कोई चीज राज्यसभा पास हुआ, लोकसभा पास हुआ, राष्ट्रपति साइन किए और तब वो नियम बना हुआ और सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि यह संविधान के मूल ढांचा के खिलाफ है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, वह उसको रद्द कर सकता है। और इसी कारण विधायिका और न्यायपालिका में अक्सर टकराव होते रहते हैं। ये द्वंद्व चलते रहता है कि हेड कौन है, नियम बनाने वाला या नियम देखने वाला। इन लोगों ने एक नई चीज यहां पर उठा के सामने लाए। विधायिका ने, आपको हम बताए थे कि एक अनुसूची बनाया कि उस अनुसूची में हम कुछ भी शामिल कर देंगे। नौवीं अनुसूची आपको याद होगा, उसके सूची में शामिल होने से वो न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाता है। नौवीं अनुसूची में अगर कोई चीज पास कर दिए, बिहार सरकार अगर कह दी कि बिहार की बहाली में 90% आरक्षण दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी हालत में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं। अगर 90% कोई राज्य आरक्षण देता है, कई राज्य में है ऐसी स्थिति, तो वह राज्य अपने विधानसभा में पारित जो होने वाला प्रस्ताव है उसको नौवीं अनुसूची में शामिल करेगा, तो वह न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाएगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी समीक्षा नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया कि नौवीं अनुसूची से शामिल करने से अगर वह संवैधानिक ढांचा के खिलाफ है तो हम उसको समीक्षा कर सकते हैं। और इसी कारण से अक्सर इस पर टकराव होते रहता है। सुप्रीम कोर्ट का बस एक ही मेन थ्योरी है और वह थ्योरी मेन है कि हम संविधान की सर्वोच्चता को हमेशा लागू करेंगे। संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो विधायिका ही क्यों न रहे। उसके मूल ढांचा को कोई नहीं बदल सकता, चाहे किसी अनुसूची में रखोगे उसकी समीक्षा की जा सकती। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जो प्रश्न मेन बनेंगे उन सभी को हम लोग इसमें सुन लिए। इसमें अब हम लोग जो मूल बात है अब उस पर चलते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें मूल बात अब है कि अब हमारा भाग 6 चल रहा है और भाग 6 में राज्य के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके अनुच्छेद वाइज समय था तब तो ठीक ठाक है, लेकिन उसमें टाइम ऑफ ड्यूरेशन ज्यादा है और उसमें बहुत लाभ रेलवे बिहार एसएससी मेंस उन बच्चों को नहीं है, क्योंकि उनको कोई अनुच्छेद वगैरह बहुत ज्यादा जहां जरूरत है वो खुद आपका इंपॉर्टेंट कर देंगे। बाकी जहां जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं किसी में पूछेगा कि इनको शपथ दिलाने का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया। अंतिम में जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, लगभग 50 अनुच्छेद याद करेंगे, अनुच्छेद वाला प्रश्न बन जाएगा, उस पर लास्ट में क्लास कर लेंगे। अब इससे हम लिखते हैं कि भाग कितना, अनुच्छेद इतना से इतना, और अगला क्लास राज्य पूरे डिटेल करेंगे। 2 क्लास में आपका राज्य कंप्लीट हो जाएगा और भाग 6 तक ही मेन समय लगता है। उसके बाद फिर टाइम नहीं लगेगा पॉलिटी में। उसके बाद 8 राज्य कंप्लीट के बाद 8 क्लास और आपका लेंगे, पॉलिटी सेक्शन खत्म हो जाएगा। पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद तब हम लोग मुख्य रूप से जो आपके साथ वर्किंग है वो मेन चलेगा करंट अफेयर। जो बिहार एसएससी मेंस के हैं उन लोग का संडे बिहार स्पेशल, 2 चीज उसमें हम लोग अलग से करें। जो बिहार एसएससी मेंस के बच्चे हैं उनका बिहार स्पेशल भी हम लोग करने जा रहे हैं, वो अलग होगा, बीपीएससी से बहुत लो लेवल का चलना है। और बाकी करंट अफेयर ये सब के लिए होगा। और करंट अफेयर की 8 क्लास 10 क्लास में कंप्लीट कर देंगे और 10 क्लास में कंप्लीट करने के बाद तब करंट अफेयर करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्रैश कोर्स भी लाने जा रहे हैं और इस क्रैश कोर्स में जीके जीएस पूरा का पूरा रिवाइज वे में एक बार पढ़ा दे रहे हैं फिर से। हिस्ट्री एंशिएंट 1 दिन या 2 दिन, मेडाइवल 1 दिन या 2 दिन पूरा सुनना है और उससे सुनने से एक पूरा बंधन अंतिम में मजबूत होगा।
अंतिम में पूरा का पूरा उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्रैश वाला सेक्शन देखेंगे तो आपका हो जाएगा। क्रैश कोर्स के लिए 700 फी रखे हैं, ऑफर हम लोग 17 तारीख को देने जा रहे हैं। 500 फी में इसका क्रैश कोर्स का एडमिशन हम लोग लेने जा रहे हैं। कई नए बच्चे भी इसमें जुड़ेंगे। 17 तारीख को आपका इसमें एडमिशन। जो बच्चे पहले से रेलवे में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोग को कोई पैसा इसमें नहीं लगने जा रहा। उन लोग को कोई पैसा नहीं है कि पैसा फिर 500 तो हम चाहे तो तुमसे कुछ ले ले, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूं, कोई पैसा नहीं। तुम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो, ये 500 भी तुम्हारा नहीं लगेगा। इसमें फीस 700 है, तुम लोग को बिल्कुल जीरो है, कोई पैसा नहीं लगना। ये बिहार एसएससी मेंस में भी जो बच्चे हैं उन लोग को भी कोई पैसा नहीं लगेगा, जीरो फी पर उन लोग को भी पढ़ना है, कोई पैसा उन लोग को क्रैश कोर्स के लिए नहीं लगना। और वो पूरा बंधन राउंड में हम लोग कर रहे हैं। आप बदले में सिर्फ इतना ही काम करना कि अपने मित्रों तक विद्या एजुकेशन की बात पहुंचा देना, ताकि उनमें से भी जो आपके अच्छे मित्र हैं वो यहाँ पर सिर्फ 500 में पूरा जीके जीएस कोर्स पढ़ पाए। तो इसलिए बहुत ज्यादा उसमें है नहीं, आप लोग की जिम्मेवारी सिर्फ इतना ही दी है कि each 5 को नोटिस पहुंचा देना। एक बच्चे 5 बच्चे तक नोटिस पहुंचा दोगे कि सिर्फ 500 फी में तुम्हारा एक बार सब चीज ठीक हो जाए। और 8 क्लास और 10 क्लास के बाद तब आप लोग को एक दिन मोटिवेशनल क्लास रखेंगे, एकदम शांत हो जाओगे और तब करंट अफेयर और क्रैश कोर्स ये दोनों एक बार हम लोग का मिजाज से चलेगा। जीके जीएस संबंधी आपका टेंशन एकदम खत्म हो जाए। क्योंकि जिस समय था एस्टेट उधर लगे हुए थे, अब आपके साथ 8-10 दिन बाद लग जाएंगे तो मिजाज से आप लोग के साथ चलते जाएंगे। बायोलॉजी का सिलेबस हमें लगता है पूरा कवर हो चुका है, बायोलॉजी आप लोग में कंप्लीट हो गया है। अगर नहीं लोड हुआ होगा तो बायोलॉजी का हम कर लेंगे, बायोलॉजी उसमें हो जाएगा। और बाकी थोड़ी बहुत कमी दिक्कत होगी तो वो क्रैश कोर्स में आपका पूरा हो जाएगा। सन्नी जी लिख रहे हैं भारत में चुनाव 1951-52। तो पटेल जी क्या लिखिए, बात हम समझ नहीं पा रहे कोई आपकी। 50 में हमारा आपको बताया गया है, 50 में आपका मंत्रिमंडल और सब चीज हम लोग को बताई है। 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू हो गया, राष्ट्रपति भी बन गए, सब लोग बाकी लोग भी सब जितने मंत्रालय हैं सब चीज बन गए, सब सिस्टम चालू। फिर 52 वाला चुनाव हुआ, जो लोग कंटिन्यू फिर हुए वहां से कंटिन्यू बने, नहीं हुए उन लोग का काम खत्म हो गया। ये चीज तुम्हारा मेन है। ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक को डाला गया है, ऑर्गेनिक हम खुद डलवाए हैं, देख लीजिएगा ऑर्गेनिक हो गया है। मैथ बीएसएससी का एडमिशन नहीं है, बीएसएससी में केवल जीके जीएस का आपका एडमिशन है। जीके जीएस का जो भी कोर्सेस है आपका वहां पर कोई अतिरिक्त फी नहीं है, जीके जीएस हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाए। बाकी मैथ वगैरह के लिए हम लोग रखे भी है, तो ऐसे ही न्यूज़फुल क्लासेस के टाइप में आपका चलता है। आपका उसमें कोई ये नहीं कि मैथ कंप्लीट ही कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, उसका कोई फी हम लोग नहीं लिए। ऑर्गेनिक का कोई बात नहीं, कोई वीडियो वगैरह मिस है तो घबराइएगा नहीं, यहाँ क्लास में फिर से केमिस्ट्री होगा, वो आपका हो जाएगा। पंकज जी आप एसएससी में है या रेलवे में है, जो लिखिए एसएससी में है या रेलवे में है। पंकज पंडित जी जल्दी से लिखिए, तो साथ देख ले। चलो बिहार एसएससी में भी है। चलिए तो इसमें हम लोग कर लेंगे। करंट अफेयर बिल्कुल जरूरी है, इसी पर रेलवे में रिजल्ट ही आएगा और शुरू से हुआ रहता तो सब आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए लास्ट का ही पेज ही है। एग्जामिनेशन के बाद होने से ये आपका ज्यादा अच्छा है। पंकज जी रेलवे में पूरा केमिस्ट्री हो चुका है, रेलवे में ठीक से देखिए केमिस्ट्री का फोल्डर, साइंस में जाइएगा उसमें केमिस्ट्री पूरा ऑलरेडी कंप्लीट है। ऑर्गेनिक का एक वीडियो नहीं अगर होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। बाकी ऑर्गेनिक भी हो चुका है, केमिकल बॉन्डिंग भी हो चुका है, टोटल लेसन वाइज वहां कंप्लीट हो चुका है। जितने लेसन है वहां ऑलरेडी सभी वीडियो हो चुका है। चलिए तो आप तैयार रहिए करंट अफेयर के लिए। 2 दिन इधर 8 दिन इधर, 10 दिन बाद हम लोग का ये पूरे सिस्टम शुरू होने जा रहा है। 17 तारीख को मेन ऑफर आने जा रहा है, उसका अखबार में भी सब चीज नोटिस रहेगा और उसके बाद डिटेल आपका चलते जाएगा। पंचायती राज इसी में आ जाएगा, राज्य के सिस्टम के बाद पंचायती राज नगर पालिका सब डिटेल पा देंगे, उसमें हो जाएगा। चलिए बायो कंप्लीट हो चुका है अमन जी, बायो कब होगा नहीं, बायो खत्म हो चुका है, बायो कब होगा नहीं, बायो खत्म हो गया, फिजिक्स खत्म हो गया, केमिस्ट्री खत्म हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री सब देखिए वहां सब ऑलरेडी पूरा कंप्लीटेड होगा, पूरा कंप्लीट हो चुका है फिजिक्स केमिस्ट्री। इसमें सिर्फ एक ही चीज बचा है, सिर्फ करंट अफेयर और कुछ नहीं। और इसीलिए आपको 45 मिनट करंट अफेयर चलेगा, 1-1.5 घंटे बाकी विषय का रिवीजन चलेगा, 2 घंटे का क्लासेस आप लोग का रख रहे हैं, बस यही चीज क्लासेस आपका कंटिन्यू जाएगा। साइंस में देखिए जी ऑर्गेनिक का पूरा वीडियो होगा, वहां पे ऑलरेडी सभी में डाला हुआ है। न्यू एडमिशन जिनका है उन लोग का छूटा है तो कोई बात नहीं, वीडियो से एक करके उसको मेंटेन कर लीजिए, क्लासेस हो चुका है। चलिए इसमें हिंदी वगैरह का कोई जरूरत नहीं रहता है, इसमें हिंदी का क्या जरूरत है, रेलवे में हिंदी का कोई जरूरत नहीं है, बिहार एसएससी में हिंदी का जरूरत है, उनका ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ होगा, हिंदी सिलेबस लगभग कवर है।